गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में हम बात करेंगे आवेशन की विधियों के बारे में। लास्ट क्लास में हमने आवेशन की विधियों के क्रम में पहली विधि हमने पढ़ी थी जिसे हमने कहा था घर्षण। घर्षण विधि क्या होती है ये हमने लास्ट क्लास में वैसे पढ़ लिया था, लेकिन एक बार मैं इसके बारे में थोड़ा सा वापस रिपीट कर देता हूँ। देखिए, कोई भी दो उदासीन चालक हैं, उनको परस्पर आपस में, परस्पर का मतलब है आपस में रगड़कर आवेशित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? घर्षण विधि कहलाती है। ठीक है, इस घर्षण विधि की क्या क्या विशेष बातें थी वो भी हमने कल पढ़ी थी। नंबर 1 कि घर्षण विधि है वो एकमात्र ऐसी विधि है जिसमें यदि आपके पास उदासीन चालक है, अनावेशित चालक है, तो उन दोनों अनावेशित चालकों को आवेशित करने के लिए हमारे पास में एक ही तरीका है जिसे हमने कहा है घर्षण। नंबर 2, घर्षण विधि के द्वारा चालक, कुचालक तथा अर्धचालक तीनों प्रकार के पदार्थों को आवेशित किया जा सकता है। नंबर 3 कि घर्षण विधि के द्वारा जो आवेश उत्पन्न होगा, जिन चालकों के ऊपर आवेश उत्पन्न होगा, जिन वस्तुओं पर आवेश उत्पन्न होगा, उस उत्पन्न आवेश की प्रकृति तो रहेगी विपरीत तथा परिमाण रहेगा समान। ये बातें भी हमने कल पढ़ी थी। ठीक है, अब इसी श्रेणी के अंदर हम आगे बढ़ते हैं और आवेशन की दूसरी विधि के बारे में बात करते हैं जिसे कहा जाता है चालन, जिसे हम कहते हैं चालन अथवा कंडक्शन। किसी भी, देखो चालन का मतलब क्या है, सबसे पहले तो मैं इस विधि के बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूं। देखना, चालन विधि को चालन विधि इसलिए कहा जाता है क्योंकि चालन विधि केवल चालकों के ऊपर प्रयुक्त की जाती है। चालन विधि केवल चालकों के ऊपर ही प्रयुक्त होती है, इस कारण इस विधि का नाम क्या है? चालन। अब चालन विधि होती क्या है ये बात हम देखते हैं। तो देखिए, आपके पास सपोज करो कि ये दो प्रकार के चालक हैं। अब चालन विधि की बात हो रही है तो पदार्थ ना बोलकर हम बोलेंगे कि ये हमारे पास में दो प्रकार के चालक हैं। ठीक है, इन दोनों चालकों में से ये वाला एक चालक है वो पहले से आवेशित है, चाहे धनावेशित हो चाहे ऋणावेशित हो। भाई आवेश दो प्रकार का है, या तो होगा धनावेशित या होगा ऋणावेशित। तो ये वाला चालक हमारे पास में पहले से आवेशित है और ये वाला चालक है अनावेशित है। ठीक है, तो इस अनावेशित चालक को हम आवेशित बनाना चाहते हैं। इस अनावेशित चालक को हम क्या बनाना चाहते हैं? आवेशित बनाना चाहते हैं। किसकी सहायता से बनाना चाहते हैं? आवेशित चालक की सहायता से। तो किसी भी अनावेशित चालक को आवेशित चालक की सहायता से संपर्कित कराते हुए, देखो ये सबसे जरूरी बात है, अगर आप इन दोनों के मध्य संपर्क नहीं करोगे और बाकी की सारी कंडीशन सेम रहेंगी तो ये विधि चालन नहीं होगी। ये तीसरी विधि बन जाएगी जिसे हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे, जिसे कहा जाता है प्रेरण विधि। ठीक है, और यदि इनके मध्य आपस में संपर्क करा देते हो तो इस विधि का नाम बन जाएगा चालन। कहने का मतलब कि चालन और प्रेरण में एक ही बात का अंतर है कि चालन में तो संपर्क होता है और प्रेरण में संपर्क नहीं होता है। तो चालन विधि की परिभाषा क्या बनेगी कि किसी अनावेशित चालक को आवेशित चालक की सहायता से संपर्कित कराते हुए, चाहे डायरेक्ट संपर्क कराओ या किसी तार से जोड़ दो, चालक तार से। ठीक है, तो किसी अनावेशित चालक को आवेशित चालक की सहायता से संपर्कित कराते हुए आवेशित करने की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? चालन प्रक्रिया। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर परिभाषा लिखी है, आप आराम से गौर से देखिए कि किसी एक अनावेशित चालक को, बात हो रही है किसकी? चालक की। अनावेशित चालक को आवेशित चालक की सहायता से, एक चालक हमारे पास में पहले से आवेशित होना चाहिए, आवेशित चालक की सहायता से संपर्क, ये लिखा पड़ा है। ठीक है, ये सबसे जरूरी शर्त है। संपर्क द्वारा आवेशित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? चालन प्रक्रिया। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब देखिएगा, इस चालन विधि को मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहा हूं पहले, और उसके बाद में इसके जुड़े हुए मुख्य बिंदु हैं वो इन्हीं एग्जाम्पल की सहायता से हम बाहर निकालेंगे। ठीक है, देखिएगा, हमारे पास में दो प्रकार के चालक पड़े हैं। ये मैंने दो रोड ले ली है, दो धातु से बनी हुई कोई रोड ले ली है। ठीक है, एक को मैंने नाम दिया है ए,
एक को नाम दिया है मैंने बी। ये जो बी चालक है ये पहले से आवेशित है, बी चालक है वो पहले से क्या है, आवेशित है। और मैंने कैसा आवेशित माना है इसे, मैंने इसे माना है धनावेशित। कैसा माना है, धनावेशित। कोई जरूरी नहीं है, आप इसे ऋणावेशित भी मान सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो मैंने इसे मान लिया धनावेशित है, तो इसलिए मैंने इसके साथ लिख दिया है कि ये तो धनावेशित चालक है। लेकिन ये जो ए चालक है, ए चालक में जितना धनावेश है, जितने प्रोटॉन है, प्लस का मतलब हो गया प्रोटॉन और माइनस का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन, जितना धनावेश है उतना ही इसमें क्या उपस्थित है, ऋणावेश। इसलिए दोनों धनावेश और ऋणावेश का मान समान होने के कारण हम कहेंगे कि चालक ए का टोटल आवेश कितना हो गया, 0, और 0 होने के कारण ये चालक अभी कैसा है, अनावेशित, ठीक है। तो हमारे पास में कितने चालक है, 2। एक चालक है ए, एक चालक है बी। ए चालक है वो अनावेशित है, उदासीन है, और बी चालक है वो हमने माना है कैसा चालक है, धनावेशित, ठीक है। अब मैं इन दोनों चालकों को एक चालक तार की सहायता से जोड़ देता हूं। ये जो मैंने इस प्रकार का सिंबल बनाया इसका मतलब ये क्या है, चालक तार द्वारा संपर्क। दोनों को जोड़ दिया, इसका मतलब दोनों चालकों के मध्य आपस में क्या हो गया, संपर्क हो गया, ठीक है। अब जैसे ही हम इसको चालक तार की सहायता से दोनों चालकों को संपर्कित कराएंगे तो हम ये देखते हैं कि चालक है वो आवेश को प्रवाहित होने देता है। जो कोई भी चालक है वो आवेश को प्रवाहित होने देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दोनों को जैसे चालक तार की सहायता से संपर्कित कराएंगे तो क्या होगा, ये बात समझना सब लोग गौर से। आप लोगों ने आवेश के गुण धर्मों में पढ़ा था पीछे कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है और विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करता है, आकर्षित, ठीक है। यहां पर इन दोनों चालकों के अंदर देखो, इसमें केवल पॉजिटिव आवेश है, केवल धनावेश है, लेकिन इसमें धनावेश भी है और ऋणावेश भी है। तो इन दोनों चालकों में उपस्थित धनावेश तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। लेकिन चालक बी का धनावेश और चालक ए का ऋणावेश एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित। सही है बात अपनी। अब चलो देखो, ये पहले से आवेशित है, इसका मतलब इसमें आवेश की मात्रा ज्यादा है। अतः ये वाला जो धनावेश है, चालक बी का जो धनावेश है, वो चालक ए में उपस्थित ऋण आवेश को अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा। सही है बात अपनी। चालक बी में ऋण आवेश का काम कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। तो इस बात का सारांश ये निकला कि जैसे ही दोनों चालकों को हम संपर्कित करेंगे तो चालक ए से इलेक्ट्रॉन निकलकर कौन से चालक में स्थानांतरित होंगे, चालक बी में स्थानांतरित होंगे। सही है बात अपनी। तो यहां से चालक ए से इलेक्ट्रॉन निकलने लग गए और चालक बी की ओर जाने लग गए। अब आप लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि यदि इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी, तो कौन से आवेश की उत्पत्ति होगी, धनावेश की। और यदि इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, वृद्धि, तो कौन से आवेश की उत्पत्ति होगी, नेगेटिव आवेश, ऋण आवेश की उत्पत्ति होगी। तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और बी में जा रहा है, तो इसका मतलब ए तो कैसा बनेगा, पॉजिटिव चार्ज बनेगा, और इसमें इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो इसका मतलब है ये पहले से धनावेशित है, कुछ इलेक्ट्रॉन और आ गए तो धनावेशित ही रहेगा, लेकिन आवेश की मात्रा में थोड़ी सी क्या हो जाएगी, कमी। ठीक है, तो हमने क्या देखा, वापस से रिपीट कर रहा हूं कि चालक ए है वो पहले था अनावेशित चालक, चालक बी कैसा था, धनावेशित चालक। हमने दोनों के मध्य क्या बनाया, संपर्क। संपर्क बनाने के कारण चालक बी का धनावेश चालक ए के ऋण आवेश को यानी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित। आकर्षित किए जाने के कारण चालक ए से इलेक्ट्रॉन निकलकर बी की ओर स्थानांतरित होंगे, और चालक बी की ओर इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण चालक ए तो बनेगा धनावेशित और चालक बी रहेगा धनावेशित, लेकिन आवेश की मात्रा में क्या हो जाएगी, थोड़ी सी कमी। ठीक है, अब अगला सवाल कि ये प्रक्रिया कब तक चलेगी, तो ये प्रक्रिया चलेगी तब तक जब तक दोनों का वोल्टेज बराबर नहीं हो जाता।
ये वोल्टेज के बारे में अपनी फिजिक्स के अंदर ही हम तीसरे चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को यहां पर ध्यान में रखना है कि ये इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण तब तक चलेगा जब तक दोनों का वोल्टेज आपस में बराबर नहीं हो जाता, ठीक है। तो सिंपल सी बात ये उठी कि ये तो धनावेशित है ही है, और चालन विधि को जब हमने काम में लिया तो ये अनावेशित या उदासीन चालक है, वो भी कैसा हो गया, धनावेशित। ये भी कैसा हो गया, धनावेशित। कारण क्या हुआ, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, कमी, ठीक है। इसी श्रेणी के अंदर हम ये कह सकते हैं कि जब चालन विधि को हम प्रयोग में लेते हैं तो दोनों चालकों का आवेश आपस में क्या रहेगा, समान, और प्रकृति भी दोनों की क्या रहेगी, समान। और ये जो विधि है, इस विधि को क्या कहा जाता है, चालन विधि। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। दोबारा से समझ लीजिए, एक बार लास्ट बोल रहा हूं मैं, सब लोग गौर से देखना। हमारे पास में कितने चालक हैं, दो। एक चालक है ए, एक चालक है बी। हमने देखा कि ए चालक है वो उदासीन है, अनावेशित है, लेकिन बी चालक है वो धनावेशित चालक है। जैसे ही दोनों चालकों को हमने संपर्कित किया तो समान आवेश के मध्य, प्लस प्लस में तो होगा प्रतिकर्षण, लेकिन प्लस और माइनस के मध्य क्या होगा, आकर्षण, जिसके कारण ए चालक के इलेक्ट्रॉन किसकी ओर स्थानांतरित होंगे, बी चालक की ओर, और बी चालक की ओर इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण ए चालक में इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी, और इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण ए चालक के ऊपर कौन से आवेश की उत्पत्ति होगी, धनावेश की, ठीक है। और ये प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक दोनों का वोल्टेज समान नहीं हो जाता, या फिर ये कहें कि जब तक दोनों का आवेश समान नहीं हो जाता, ठीक है। अब इसी के आधार पर चालन विधि से जुड़ी हुई कुछ बातें हम लिख रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं। नंबर 1, जैसा कि मैंने परिभाषा में बताया था कि चालन विधि केवल और केवल चालकों पर काम में आती है। 3 प्रकार के पदार्थ बताए थे, चालक, कुचालक और तीसरा होता है अर्धचालक, ठीक है। घर्षण विधि है वो तीनों प्रकार के पदार्थों पर काम में आती है, लेकिन चालन विधि है वो केवल चालकों में काम में आती है। इसके पीछे क्या कारण है, इसके पीछे कारण ये है, ये रहा। अगर आप संपर्कित करोगे तो इलेक्ट्रॉन का क्या होना चाहिए, स्थानांतरण, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का आपस में क्या होना चाहिए, स्थानांतरण, और इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण केवल किस में से होगा, चालकों में से। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि चालन विधि केवल किसके ऊपर प्रयुक्त होती है, चालकों पर। तो मैंने यहां पर ये लास्ट का पॉइंट लिखा पड़ा आपके सामने, चालन विधि द्वारा केवल और केवल किसको आवेशित किया जाता है, चालकों को। सपोज करो कि ये ए, तो जो ये बी चालक है, ये जो बी पदार्थ है वो तो किसी धातु का बना हुआ लोहे का टुकड़ा है, ठीक है। और ए जो पदार्थ है वो हमने एक लकड़ी का ले लिया, तो लकड़ी का मतलब क्या हो गया, कुचालक। और फिर ए, इस बी से ए को आवेशित करना चाहते हैं, कौन सी विधि से, चालन विधि से। तो क्या ये संभव है, ये संभव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ए है वो कैसा पदार्थ हो गया, कुचालक, और विधि कौन सी काम में ले रहे हैं, चालन। चालन के लिए जरूरी है कि दोनों पदार्थ कैसे हो, चालक, ठीक है। तो ये बात मैंने यहां पर पॉइंट के रूप में लिखी है कि चालन विधि द्वारा केवल चालकों को आवेशित किया जाता है, ठीक है। फिर दूसरी बात, आप लोगों ने देखा कि अगर मान लो कि मैं यहां से इन दोनों को संपर्कित नहीं करूं तो क्या इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण संभव है, हवा से तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण संभव नहीं है भाई। जो घर्षण विधि थी उसमें भी हमने देखा था कि दोनों पदार्थों की सतह आपस में संपर्कित थी, यानी इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण तभी संभव होगा जब ये दोनों आपस में क्या होंगे, संपर्कित। तो संपर्क जरूरी है, दोनों चालकों के मध्य आपस में क्या जरूरी है, संपर्क। तो ये पॉइंट लिखा हुआ है, अनावेशित तथा आवेशित चालकों की सतह संपर्कित होनी चाहिए, कौन सी विधि में, चालन विधि में। ये दूसरा पॉइंट आप सब ध्यान में रखेंगे कि घर्षण में भी संपर्क जरूरी है और चालन विधि में भी संपर्क जरूरी है, ठीक है। इसी प्रकार हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। सपोज करो कि आपके पास ये दोनों पदार्थ उदासीन है, ये दोनों चालक हैं वो कैसे हैं, उदासीन। तो उदासीन होंगे तब तो केवल एक ही विधि काम में आएगी, कौन सी विधि, घर्षण। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप चालन विधि को काम में लेना चाहते हैं
तो पहले से एक पदार्थ आपके पास क्या होना चाहिए? आवेशित, चाहे तो वो धनावेशित हो चाहे तो वो ऋण आवेशित हो। ये जरूरी शर्त है कि एक पदार्थ है वो पहले से आपके पास क्या होना चाहिए? आवेशित। ठीक है, तभी हम कौन सी विधि का प्रयोग कर सकते हैं? चालन विधि का। तो तीसरा पॉइंट ये रहा कि एक चालक पहले से क्या होना चाहिए? आवेशित, और एक क्या होना चाहिए? उदासीन। तभी हम कौन सी विधि का प्रयोग कर सकते हैं? चालन विधि का। ठीक है, सबसे जरूरी बात हमने क्या पढ़ा था कि घर्षण विधि है, उसमें दोनों पदार्थों पर उत्पन्न आवेश की प्रकृति तो क्या रहती है? विपरीत, लेकिन आवेश का परिमाण या मान क्या रहता है? समान। अब यहां पर चेक करते हैं, ये बी चालक पहले से कैसा है? धनावेशित। कौन सी विधि काम में ली हमने? चालन। तो ए बी कैसा हो गया? धनावेशित। दोनों क्या हो गए? धनावेशित। दोनों धनावेशित है, तो इसका मतलब आवेश की प्रकृति तो क्या हो गई? समान। ठीक है, तो प्रकृति के बारे में लिख दिया कि चालन विधि द्वारा समान प्रकृति समान हो गई। अगर इसमें पॉजिटिव की जगह मैं नेगेटिव लेता तो भी ये कैसा होता? नेगेटिव। कैसे होता देखिएगा, सपोज करो यहां नेगेटिव है, ठीक है, और ये उदासीन है, तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रहेंगे। तो नेगेटिव से नेगेटिव तो क्या होगा? प्रतिकर्षित, और नेगेटिव से नेगेटिव के प्रतिकर्षण के कारण, ठीक है, आकर्षण किस में होगा? पॉजिटिव और नेगेटिव। यानी अब की बार इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण केवल किसका होगा? इलेक्ट्रॉन का। आप ये मत समझो कि इधर से पॉजिटिव निकलकर इधर चला जाएगा, नहीं। अब की बार बी से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण किस पर होगा? ए पर। तो ए पर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की संख्या में क्या हो गई? वृद्धि, और इलेक्ट्रॉन की वृद्धि के कारण कौन से आवेश की उत्पत्ति होगी? नेगेटिव। तो इसका मतलब अगर ये नेगेटिव है तो ये भी क्या होगा? नेगेटिव। तो प्रकृति तो क्या रहेगी? समान। और इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कब तक होगा? जब तक दोनों का वोल्टेज समान नहीं हो जाता, या कहें दोनों का आवेश समान नहीं हो जाता। कहने का मतलब दोनों के ऊपर आवेश का मान भी क्या रहेगा? समान। ठीक है, तो हमने लिख दिया कि चालन विधि द्वारा समान प्रकृति तथा समान मान के आवेश की उत्पत्ति होती है। ठीक है, इसी श्रेणी में आगे बढ़ते हैं कि देखो आपके पास 3 प्रकार की विधियां हैं। नंबर 1 कौन सी है? घर्षण। नंबर 2 चालन। नंबर 3 कौन सी है? प्रेरण, जो कि आगे पढ़ेंगे। ये जो 3 विधियां हैं आवेशित करने की, इनमें सबसे फास्ट जो अभिक्रिया, सबसे फास्ट जो विधि है वो कौन सी है? चालन। ठीक है, इसका कारण क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरित होने की दर क्या रहती है? सर्वाधिक। इसीलिए तो हम अपने घरों में बिजली लाने के लिए हम कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? चालन विधि का। जैसे आप लोगों ने देखा है कि गली में बाहर ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है, उस ट्रांसफॉर्मर के अंदर लाइट आ रही है, उस लाइट को घर में लाने के लिए हम बिजली की लाइन डालते हैं। कहने का मतलब एक चालक तार की सहायता से घर में बिजली लाते हैं। तो जो चालक तार हम घर से जोड़ रहे हैं वो तो कैसा है? उदासीन। जैसे ही उस चालक तार को ट्रांसफॉर्मर के ऊपर हमने संपर्कित किया, तो ट्रांसफॉर्मर के ऊपर जितने वोल्टेज आ रहे हैं उतने ही वोल्टेज अपने घर में आएंगे। ठीक है, तो ये कौन सी विधि है? चालन। इसको हमने क्यों काम में लिया? क्योंकि ये सबसे बेस्ट विधि है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण की दर क्या रहती है? सर्वाधिक। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि चालन विधि में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण की दर क्या रहती है? सर्वाधिक। ठीक है, ये अपनी कौन सी विधि थी? चालन। ये अपनी कौन सी विधि थी? चालन। इसी श्रेणी में हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर तीसरी विधि को हम देखते हैं। चलो, तीसरी विधि कौन सी है? प्रेरण। तीसरी विधि जिसे हम कह रहे हैं प्रेरण विधि। देखिएगा सब लोग, प्रेरण विधि कहते किसे हैं? जैसा कि मैंने पहले की क्लास में बताया कि अभी थोड़ी देर पहले हमने बोला था कि चालन और प्रेरण में अंतर है केवल संपर्क का। केवल और केवल किसका अंतर है? संपर्क का। चालन विधि के अंदर आवेशित चालक को अनावेशित चालक से संपर्कित करते हैं, जबकि प्रेरण विधि में दोनों के मध्य कोई संपर्क नहीं होता। इसलिए परिभाषा क्या बनेगी? परिभाषा बन गई कि किसी एक अनावेशित चालक को आवेशित चालक की सहायता से बिना संपर्कित किए आवेशित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रेरण प्रक्रिया। चालन में तो था कि संपर्क द्वारा आवेशित करने की प्रक्रिया,
जबकि प्रेरण में है कि बिना संपर्कित किए आवेशित करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? प्रेरण प्रक्रिया। ठीक है। अब चालन तथा घर्षण विधि की भांति प्रेरण विधि को भी समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल काम में ले रहे हैं। अब देखिए इसमें हमें क्या क्या चाहिए। इसमें चाहिए एक अनावेशित अथवा उदासीन चालक और दूसरा चाहिए हमें पहले से एक आवेशित चालक। ठीक है। तो इन दोनों को मैंने यहाँ पर डायग्राम के अंदर समझा रखा है। देखिए हमारे पास में दो चालक है, एक है चालक ए, एक है चालक बी। ए चालक है वो उदासीन चालक है यानी अनावेशित है, तो इसका मतलब हुआ कि इसमें जितना धनावेश है उतना ही इसमें क्या रहेगा? ऋणावेश। ठीक है। इसी प्रकार हमारे पास में एक दूसरा चालक है जिसे हम दर्शा रहे किससे? चालक बी से। चालक बी है वो पहले से आवेशित है, पहले से आवेशित। अब आवेश दो प्रकार का है, या तो होगा पॉजिटिव या होगा नेगेटिव, इसलिए हमने यहां पर इस चालक बी को मान रखा है पॉजिटिव आवेशित यानी धनावेशित। ठीक है। अब देखिए इस प्रेरण विधि के लिए जो ये आपका उदासीन चालक है या अनावेशित चालक है, इसको हमने एक कुचालक स्टैंड पर रख रखा है। किसके ऊपर रख रखा है? कुचालक स्टैंड पर। कुचालक स्टैंड पर इसलिए रखा है क्योंकि यदि आप इसे डायरेक्ट जमीन पर रख दोगे तो भू संपर्कित हो जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा, और जब ये आवेशित हो भी जाएगा तो सारा का सारा आवेश किस में चला जाएगा? पृथ्वी में। इसलिए हमें पता ही नहीं चलेगा कि कब तो ये आवेशित हुआ और कब ये वापस से अनावेशित हो गया। इसलिए हमने इस समस्या से बचने के लिए इस अनावेशित चालक उदासीन चालक को किसके ऊपर रखा है? एक कुचालक स्टैंड पर। ठीक है। चलो ये हमारे पास में दो चालक हो गए, एक आवेशित है, एक हो गया उदासीन। ठीक है। अब देखिए ये थी इनकी पहली स्टेप, फर्स्ट स्टेप। अब हमें करना है कौन सी विधि काम में लेनी है? प्रेरण। प्रेरण विधि में हम ये देख रहे हैं कि दोनों के मध्य किसी प्रकार से कोई संपर्क नहीं होना चाहिए। तो संपर्क तो नहीं कर रहे, लेकिन इस आवेशित चालक को उदासीन अथवा अनावेशित चालक के निकट ला रहे हैं। तो इसके पास में लेकर आए। जैसे ही हम इस आवेशित चालक को उदासीन चालक के पास में लेकर आते हैं तो उदासीन चालक के अंदर आवेश का पुनर्वितरण प्रारंभ होता है। आवेश का क्या प्रारंभ होगा? पुनर्वितरण। पुनर्वितरण से मतलब क्या है? पुनर्वितरण से मतलब है रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट का मतलब क्या है? जैसा कि आप लोगों ने पहले पढ़ा था कि समान आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित, और विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित। तो हम ये देख रहे हैं कि उदासीन चालक के अंदर दोनों प्रकार का आवेश है, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। इस कारण इस आवेशित चालक का धनावेश उदासीन चालक के धनावेश को तो क्या करेगा? प्रतिकर्षित, और ऋण आवेश को अपनी ओर क्या करेगा? आकर्षित। इस कारण हम ये कह सकते हैं कि ये जो उदासीन चालक है इसमें आवेश का दोबारा से जमाव होगा, और उस दोबारा से जमाव को ही कहा जाएगा पुनर्वितरण। ठीक है। तो इस उदासीन चालक के ऋण आवेश को इस धनावेश के द्वारा आकर्षित किए जाने के कारण ये ऋण आवेश तो इसके पास में जमा हो जाएगा और धनावेश इससे ज्यादा दूरी पर चला जाएगा। ठीक है। जिसको हमने सेकेंड स्टेप के अंदर चित्र के माध्यम से दर्शाया है। ठीक है। अब देखिए इसमें ये जो उदासीन चालक है वो आवेशित तो तब होगा जब इसमें या तो केवल रहे धनावेश या केवल रहे ऋणावेश, तभी जाकर ये आवेशित माना जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें एक ही प्रकार का आवेश रखने के लिए बी चालक को, बी आवेशित चालक को इसके निकट रखते हुए उदासीन चालक को हमने क्या कर दिया? भू संपर्कित। क्या कर दिया? भू संपर्कित। और भू संपर्कित किए जाने के कारण इस उदासीन चालक का ये जो धनावेश है वो क्या चला गया? किस में चला गया? पृथ्वी में। ठीक है। और पृथ्वी में चले जाने के कारण अब इसमें केवल कौन सा आवेश शेष रहा? ऋण आवेश। और ऋण आवेश केवल अब एक ही प्रकार का आवेश बचा है जो कि कैसा आवेश है? ऋण आवेश। ये थी इसकी कौन सी स्टेप? थर्ड स्टेप। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। और नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया? ये जो आवेशित धनावेशित चालक था इसको तो दूर ले गए और भू संपर्कित को हटा दिया। तो हम ये देख रहे हैं कि समान आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण के कारण इस उदासीन चालक में उपस्थित संपूर्ण ऋण आवेश इस चालक के ऊपर संपूर्ण तरीके से फैल जाता है। और ये जो ए चालक है
वो उदासीन से कैसा चालक बन गया? ऋण आवेशित चालक। और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रेरण प्रक्रिया। अब देखो, प्रेरण प्रक्रिया की सबसे मुख्य बात ये थी कि आवेशित और अनावेशित चालक को हमें संपर्कित नहीं करना है। तो क्या हमने कहीं पर भी इसे संपर्कित किया है? नहीं किया है। बिना संपर्कित किए हमने उदासीन चालक को आवेशित चालक की सहायता से क्या बना दिया? आवेशित। और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रेरण प्रक्रिया। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी लोगों को समझ में आया होगा। चलो, अब जैसा कि हमने चालन और घर्षण विधि के अंदर जो मुख्य बातें पढ़ी थी, उसी प्रकार से हमें प्रेरण विधि की भी कुछ मुख्य बातें इस एग्जाम्पल के माध्यम से हमें समझ में आ रही हैं। देखिए क्या क्या है। सबसे पहली चीज तो ये आप देख रहे हैं कि जो हमने 4 स्टेप एक एग्जाम्पल के रूप में काम में ली थी, उसमें कहीं भी आवेशित और उदासीन चालक को परस्पर संपर्कित नहीं किया। तो सबसे पहला बिंदु यही बना। क्या बना? कि आवेशित तथा अनावेशित चालक के मध्य संपर्क नहीं होना चाहिए। ये सबसे कंपल्सरी शर्त है इसकी। अगर संपर्क हो जाएगा तो ये प्रेरण विधि नहीं रहेगी। ये कौन सी विधि बन जाएगी? ये बन जाएगी चालन विधि। और हमें चालन नहीं पढ़नी, हमें क्या पढ़नी है? प्रेरण। इसलिए पहली शर्त यही होगी कि दोनों के मध्य कहीं भी आपस में संपर्क नहीं होना चाहिए, ना तो डायरेक्ट और ना ही इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब कि इन दोनों को आपस में संपर्कित नहीं करेंगे, और इनडायरेक्ट का मतलब किसी प्रकार के चालक तार की सहायता से भी दोनों को आपस में नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, इसी प्रकार आगे चलते हैं। देखो, ये जो दोनों चालक हम काम में ले रहे हैं, एक है उदासीन और एक है आपके पास आवेशित। ठीक है, ये दोनों आपस में, ये दोनों पदार्थ हैं वो चालक होने चाहिए। कहने का मतलब प्रेरण विधि की दूसरी शर्त, पदार्थ कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, चालक, कुचालक और अर्धचालक। प्रेरण विधि भी केवल कौन से पदार्थों पर लागू होगी? चालकों पर। क्यों? क्योंकि देखो, यहां प्रेरण विधि में हमें भूज संपर्कित करना पड़ेगा, और भूज संपर्कित करोगे तब आवेश अथवा इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण तभी होगा जब ये पदार्थ कैसा रहेगा? चालक। तो ए पदार्थ हमेशा चालक होना चाहिए। दूसरी बात, ये जो बी पदार्थ है वो भी कैसा होना चाहिए? चालक। ठीक है, तभी आवेश का पुनर्वितरण अच्छे तरीके से होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रेरण विधि है वो भी केवल किसके ऊपर लागू होगी? चालकों पर। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरी बात, आवेश की बात करते हैं। तो आवेश की बात हम ये कर रहे हैं। देखो, हमारे पास में कितने चालक हैं? 2। एक है उदासीन, एक है आवेशित। आवेशित चालक पर यहां पर हमने कैसा आवेश माना है? पॉजिटिव। और उदासीन चालक को हम क्या बना रहे हैं? आवेशित। आवेशित कौन सी स्टेप में बना? 4th स्टेप में। 4th स्टेप में आप ये देख रहे हैं कि इसके ऊपर कौन से आवेश की उत्पत्ति हो रही है? ऋण आवेश की। कब? जब बी चालक कैसा है? धन आवेशित। तो बी चालक पर तो है धन आवेश, और ए चालक पर कौन से आवेश की उत्पत्ति हुई? ऋण आवेश। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? विपरीत। तो हम क्या कहेंगे कि प्रेरण विधि में कौन से आवेश की उत्पत्ति हो रही है? विपरीत प्रकृति के आवेश की। आप लोगों ने देखा कि घर्षण विधि है, उस घर्षण विधि के अंदर भी विपरीत आवेश की उत्पत्ति होती है। दूसरा है चालन। चालन विधि में समान प्रकृति के आवेश की उत्पत्ति होगी। और ये तीसरी विधि है प्रेरण। तो प्रेरण विधि में कौन से आवेश की उत्पत्ति हो रही है? विपरीत प्रकृति के आवेश की। ठीक है, ये केवल बात करें प्रकृति की, मान की बात हम लास्ट में करेंगे। ठीक है, तो देखिए, तीसरा पॉइंट हो गया हमारा कि प्रेरण विधि के द्वारा सदैव कौन से प्रकृति के आवेश की उत्पत्ति होगी? विपरीत प्रकृति के आवेश की। ठीक है, फिर बात करते हैं अगला, कि ये जो अगला पॉइंट देखिए, प्रेरण विधि के द्वारा आवेशित चालकों पर उत्पन्न आवेश को, ये आपको याद रखना है कि यदि आपके पास कौन सी विधि है? प्रेरण विधि। तो प्रेरण विधि के अंदर जो उदासीन चालक है उसके ऊपर अंत में जो आवेश उत्पन्न होगा, जो भी आवेश उत्पन्न होगा, जितना भी आवेश उत्पन्न होगा, उस आवेश को कहा जाता है प्रेरित आवेश। उस आवेश को क्या कहते हैं हम? प्रेरित आवेश। ठीक है, और ये जो प्रेरित आवेश है, इस प्रेरित आवेश का मान कितना होगा वो ज्ञात करने के लिए हम एक सूत्र काम में लेते हैं, जिसे आपको डायरेक्ट याद रखना है। इसका कोई डेरिवेशन अपने सिलेबस में नहीं है, इसलिए इस सूत्र को आपको डायरेक्ट याद रखना है। देखिए, सूत्र क्या है? प्रेरित आवेश ज्ञात करेगा। सूत्र है हमारे पास में Q डैश बराबर -Q (1 - 1/K).
देखिए इसमें कौन सी चीज क्या है, किस प्रकार से समझ सकते हैं। ये जो क्यू डैश है, इस क्यू डैश को बोला जा रहा है प्रेरित आवेश। क्यू डैश को हम क्या बोल रहे हैं, प्रेरित आवेश, यानी प्रेरण विधि के द्वारा अंत में उदासीन चालक पर जो आवेश उत्पन्न हो रहा है उस आवेश को बोला जा रहा है प्रेरित आवेश। तो प्रेरित आवेश को हमने लिखा किससे, क्यू डैश से। ठीक है, फिर ये नेगेटिव साइन माइनस है, ये माइनस आ रहा है विपरीत प्रकृति के कारण। कौन सी प्रकृति के कारण, विपरीत प्रकृति के कारण। हमने पढ़ा है कि प्रेरण विधि के अंदर सदैव कौन सी प्रकृति के आवेश की उत्पत्ति होगी, विपरीत प्रकृति के आवेश की। तो विपरीत प्रकृति को प्रदर्शित करने के लिए हमने कौन से सिंबल का प्रयोग किया है, नेगेटिव साइन का। फिर आगे आया क्यू। क्यू का मतलब क्या है, क्यू का मतलब है कि जो चालक आपके पास पहले से आवेशित है, जो चालक पहले से आवेशित है, जैसे यहां पर दो चालक है, एक है ए, एक है बी, इन दोनों में से पहले से आवेशित कौन सा है, बी। तो बी चालक के ऊपर जो आवेश उपस्थित है उस आवेश को हम किससे दर्शा रहे हैं, क्यू से। तो क्यू डैश तो हो गया प्रेरित आवेश, क्यू हो गया आवेशित चालक का आवेश, नेगेटिव साइन विपरीत प्रकृति के कारण। फिर आगे देखो 1 - 1 अपॉन के को कहा जाता है पदार्थ का पैरावैद्युतांक। इसे क्या बोलते हैं, पदार्थ का पैरावैद्युतांक। ये डिपेंड करता है पदार्थ की प्रकृति पर, और ये क्या बताता है, ये बात हम पढ़ेंगे आगे। जस्ट इस पॉइंट के आगे अपने स्टार्ट करेंगे कूलाम का नियम। उस कूलाम के नियम के अंदर ये वाली बात अपने पास काम में आएगी। तो हम कह रहे हैं कि के जो है उस के को बोला जा रहा है पदार्थ का पैरावैद्युतांक। अब देखो यहां पर आपको याद क्या रखना है, आगे आप इसे किस प्रकार से समझ सकते हैं, थोड़ा गौर से देखिएगा। देखिए हमने कहा कि प्रेरित आवेश का सूत्र है Q डैश बराबर माइनस Q ब्रैकेट 1 - 1 अपॉन के को बोला जा रहा है पदार्थ का पैरावैद्युतांक। ये जो K है इसका मान वेरी करता है अलग अलग पदार्थों के लिए 0 से लेकर अनंत तक। कहां से कहां तक बदलता है, 0 से लेकर अनंत तक। ठीक है, अब जैसे हमारे पास पदार्थ है 3 प्रकार के, एक हो गया चालक, एक हो गया कुचालक, ठीक है, और तीसरा होता है अर्धचालक। तो अर्धचालकों के लिए छोड़िए क्योंकि इसका मान बहुत ही कम होगा, तो हम मुख्य रूप से बात करेंगे एक तो चालक और एक हो गया कुचालक। चालकों के लिए याद रखोगे पैरावैद्युतांक का मान कितना होगा, सदैव अनंत, फिक्स है, नियत है। कोई भी जो चालक पदार्थ होगा उसके लिए पैरावैद्युतांक का मान कितना रहेगा, अनंत। जैसे मान लीजिए आपने काम में लिया लोहा, ठीक है, आपने काम में लिया चांदी, आपने काम में लिया सोना, ये सभी धातुएं हैं। तो सभी धातुओं के लिए के का मान सदैव कितना रहेगा, अनंत। ठीक है, इसी प्रकार जो कुचालक है उन कुचालकों के लिए जो पैरावैद्युतांक है उसका मान कितना रहेगा, 0। कोई भी जो कुचालक पदार्थ होगा जैसे लकड़ी है, मोम है, इस प्रकार के पदार्थों के लिए पैरावैद्युतांक का मान सदैव कितना रहेगा, 0। और जो अर्धचालक होंगे उनके लिए इसके मध्य का कोई भी मान हो सकता है। ठीक है, और ये जो पैरावैद्युतांक है वो पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करता है। तो अब देखो हमारे पास चालक और कुचालक का मान पड़ा है, पैरावैद्युतांक का मान पड़ा है, तो उसके द्वारा प्रेरित आवेश की गणना कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये वाला जो ए चालक है वो लोहे का बना हुआ है। सपोज करो कि ए चालक है वो किससे निर्मित है, लोहे से। ठीक है, लोहा है इसलिए लोहे के लिए के का मान सदैव कितना हो गया, अनंत। ठीक है, मान रखेंगे इस सूत्र के अंदर। तो प्रेरित आवेश का मान कितना होगा, क्या बना सूत्र, Q डैश बराबर माइनस Q ब्रैकेट 1 - 1 अपॉन के से। इसमें के का मान रखिए, के बराबर, चूंकि लोहे का बना हुआ है इसलिए के का मान कितना हो गया, अनंत। अनंत बराबर क्या होगा, 1/0। ठीक है, इस सूत्र में मान रखेंगे तो Q डैश बराबर माइनस Q ब्रैकेट 1 - 1 अपॉन अनंत, अनंत की जगह लिख सकता हूं 1/0। 0 कहाँ जाएगा, ऊपर, तो ये क्या मान बना, Q डैश बराबर माइनस Q ब्रैकेट 1 - 1 को 0 से गुणा किया 0, तो Q डैश बराबर माइनस का Q। ठीक है, ये किसके लिए आया है, धातुओं के लिए या बोल सकते हैं चालकों के लिए। तो
तो आप इस सूत्र से क्या समझ रहे हैं कि यदि उदासीन चालक है, उदासीन पदार्थ है, वो किसी भी चालक का बना हुआ है, तो उस स्थिति में प्रेरित आवेश का मान पहले से उपस्थित आवेशित चालक के तुल्य होगा और प्रकृति क्या होगी, विपरीत। अब इस बात को भी एक छोटे से उदाहरण से समझा रहा हूं। जैसे मान लीजिए बी चालक है, आपके पास यहां पर आपने दो चालक माने, एक है बी और एक है ए। बी चालक के ऊपर सपोज करो प्लस का 10 कूलाम आवेश है। बी चालक के ऊपर कितना आवेश है, प्लस का 10 कूलाम, ठीक है। और ए चालक है वो किससे बना हुआ है, लोहे से। ए चालक है वो किससे बना हुआ है, लोहे से। तो ए चालक के ऊपर प्रेरित आवेश इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं, भाई धातुओं के लिए ज्ञात किया है हमने। तो क्या होगा, ए चालक पर आवेश सबसे पहले क्या लगेगा, माइनस, फिर आगे क्यू, क्यू का मान कितना है यहाँ से 10 कूलाम, तो माइनस और आगे हो गया 10 कूलाम, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि यदि उदासीन चालक किसी भी धातु का बना हुआ है तो उस स्थिति के अंदर प्रेरित आवेश का मान पहले से उपस्थित आवेश के तुल्य होगा और प्रकृति क्या रहेगी, विपरीत। ये तो हुई बात चालकों की। अब बात करें किसकी, कुचालकों की। तो कुचालकों के लिए जैसे मान लीजिए कि ये आपका जो ए चालक है वो किसी लकड़ी का बना हुआ है। किसका बना हुआ है, लकड़ी का। लकड़ी कैसा पदार्थ है, कुचालक। कुचालकों के लिए के का मान कितना है, 0। वापस से प्रेरित आवेश की गणना करो, क्यू डैश बराबर माइनस क्यू ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन के से। अब के है वो ए धातु, ए पदार्थ है वो लकड़ी का बना हुआ है, इसलिए के का मान कितना होगा, 0 रख दीजिए। क्यू डैश बराबर माइनस क्यू ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन 0, ठीक है। 1/0 का मतलब क्या हो गया, अनंत। 1/0 का मतलब क्या हो गया, अनंत। तो उस स्थिति में प्रेरित आवेश का, अब देखो एक में से अनंत को घटाएंगे नेगेटिव आएगा, अनंत में से एक को घटाए तो एक तरह से अनंत रह गया, और क्यू डैश का मान क्या हो गया, अनंत, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस स्थिति में हमारे पास में प्रेरित आवेश का एक कोई एग्जैक्ट मान प्राप्त नहीं हो रहा, फिक्स वैल्यू प्राप्त नहीं होगी। और फिक्स वैल्यू प्राप्त नहीं होने के कारण इस प्रेरण विधि को हम कुचालकों पर काम में नहीं लेते, हम केवल किस पर काम में लेंगे, चालकों पर। तो इस प्रकार प्रेरण विधि के द्वारा किसी भी पदार्थ के ऊपर आप प्रेरित आवेश की गणना कर सकते हैं। ये किसी भी पदार्थ को आवेशित करने की हमारी 3 प्रकार की विधियां थी, घर्षण, चालन और तीसरी हो गई प्रेरण। उम्मीद करता हूं सभी स्टूडेंट को ये समझ में आया होगा। थैंक यू।